सभी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। जैसा कि अपन पिछले कुछ वीडियोस से ईओआरओ भर्ती या अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर की चर्चा कर रहे हैं। अभी इस कड़ी में बजट के बाद में एक वीडियो मैंने बना दिया था और ये तीसरा वीडियो है करंट अफेयर का, जो बजट के बाद में करंट अफेयर सीरीज का दूसरा वीडियो अपन इसको मान सकते हो टाइटल में। तो इनको आप सीरीज वाइज देखेंगे। देखिए, आज का जो पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, सवाल नंबर 41। इससे पहले 40 सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ। देखो, 5 जनवरी 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर जिले के गांधी ग्राउंड में राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता। तो देखो, पहली बात आप ये देखेंगे, जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता का जो शुभारंभ है वो कहाँ किया गया? उदयपुर में किया गया, फरवरी 2023 में। और कहाँ किया गया? उदयपुर के गांधी ग्राउंड में। तो उदयपुर का गांधी ग्राउंड हाल ही में किस घटना को लेकर चर्चा में है? तो उदयपुर जो जनजातीय इलाका है, तो जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिताओं को लेकर ये चर्चित है। तो या फिर जैसे सिटी का नाम पूछ लेते हैं कि जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन जो है फरवरी 2023 में कहाँ हुआ, तो आप उदयपुर करेंगे। दूसरा देखिए, राजीव गांधी ओलंपिक खेलों में पहली बार एक साथ 30 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें 10 लाख महिला खिलाड़ी थी। तो देखो, ये कुल मिलाकर अभी आप ये देखेंगे कि 2022 और 23 का जो साल है वो देश में खेलों के नाम समर्पित है। पहले अपन ने ग्रामीण ओलंपिक गेम्स करवाए, फिर शहरी ओलंपिक गेम्स करवाए, उसके बाद में जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिताएं हो रही हैं। तो यहाँ इन तीनों प्रतियोगिताओं के ऊपर आप देखेंगे ग्रामीण ओलंपिक गेम्स के बारे में और शहरी ओलंपिक गेम्स के बाद में जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता के बारे में भी आप देखेंगे। तो देखो, यहाँ ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो पहली बात, जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 5 जनवरी को कहाँ हुआ? उदयपुर में। इससे जुड़े हुए दूसरे सवाल, जैसे ग्रामीण ओलंपिक गेम्स का शुभारंभ जो है वो 26 जनवरी को हुआ। इन सभी प्रतियोगिताओं का उद्देश्य जो है वो है राज्य में खेल प्रतिभाओं को तलाशना है या उनको तराशना है। ग्रामीण ओलंपिक गेम्स और शहरी ओलंपिक गेम्स के बारे में अलग से एक वीडियो में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, जिनमें से कई चीजें पूछी जाने लायक हैं। यहाँ केवल इस पहले सवाल में यहाँ बगल में आप केवल ये लिखेंगे, जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ? उदयपुर में हुआ। बस एक ही सवाल ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए, 42वें सवाल में आप देखिए, 6 जनवरी 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रावण का चबूतरा, ये कल्चर के हिसाब से आपसे पूछ सकते हैं। देखो, जैसे कला और संस्कृति में रावण का चबूतरा कहाँ स्थित है, तो देखो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि रावण का चबूतरा जो है वो जोधपुर में स्थित है। ये तो हो गया कल्चर के हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से नहीं पूछ के ऐसे ही पूछ सकते हैं रावण का चबूतरा कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और ये हाल ही में क्यों चर्चित रहा है? तो देखो, रावण का चबूतरा जोधपुर में राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन हुआ। तो यहाँ 2 सवाल आपको ध्यान में रखने हैं। पहला, जैसे कला और संस्कृति के हिसाब से पूछे, रावण का चबूतरा कहाँ स्थित है? जोधपुर में। दूसरा ये है कि पश्चिमी राजस्थान उद्योग शिल्प उत्सव का जो उद्घाटन है या आयोजन है वो कहाँ हुआ? रावण का चबूतरा नामक मैदान कहाँ पड़ता है? रावण का चबूतरा मैदान जो है वो जोधपुर में पड़ता है। इस ग्राउंड के ऊपर पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन हुआ। देखो, यहाँ आपको केवल ये शब्द पश्चिमी राजस्थान शब्द से ही पता चल जाएगा। तो पश्चिमी राजस्थान उद्योग शिल्प, तो पश्चिम में क्या है? जोधपुर है। उसमें जयपुर, अजमेर, उदयपुर ऐसे ऑप्शन होते हैं, कोटा वगैरह, तो ऑटोमेटिक खारिज हो जाएंगे। पश्चिमी राजस्थान उद्योग शिल्प, तो इसमें ध्यान रखेंगे पश्चिमी शब्द आपको इसका पहचान देगा कहाँ है? जोधपुर में है। ठीक है। दूसरा देखिए, विकासशील राजस्थान उद्यमशील राजस्थान की थीम। देखो ये तो इस पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प की थीम क्या थी? राजस्थान विकासशील राजस्थान उद्यमशील राजस्थान, विकासशील राजस्थान उद्यमशील राजस्थान। ये पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का थीम था, मोटो सेंटेंस था, जिसका आयोजन रावण का चबूतरा जोधपुर में हुआ। तो इसकी थीम भी पूछ सकते हैं, विकासशील राजस्थान उद्यमशील राजस्थान। नेक्स्ट आप 43 नंबर का जो सवाल है वो देखिए, 6 जनवरी 2023 को राजस्थान के जन अभियोग निराकरण विभाग के द्वारा चलाए गए सुशासन सप्ताह। तो पहला सवाल देखो, सुशासन सप्ताह
प्रशासन गांव की ओर। तो गुड गवर्नेंस वीक, सुशासन सप्ताह, इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं गुड गवर्नेंस वीक, 2022 का आयोजन किसकी ओर से किया गया? तो इसमें राजस्थान सरकार के कौन से विभाग द्वारा? जन अभियोग निराकरण विभाग द्वारा, जन अभियोग निराकरण विभाग द्वारा गुड गवर्नेंस वीक का आयोजन किया गया 2022 का। तो ये देखो आयोजन इसका 6 जनवरी 2023 में है, लेकिन ये अकेजन या जो समिट या सम्मेलन है वो किस वर्ष का है? 2022 का है। ठीक है, यहां देखो राजस्थान में 2 श्रेणियों, पहला है सेवा प्रदायगी एवं जन अभियोग निराकरण। तो देखो 2 श्रेणी, सेवा प्रदायगी सर्विस डिलीवरी कि राज्य सरकार जो है अपने अलग अलग विभागों से अपनी जो सर्विसेज जनता को दे रही है उस मामले में, और जन अभियोग निराकरण जनता की जो शिकायतें हैं उनके निस्तारण, इन दोनों मामलों में क्या किया गया है? राजस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है। तो देखो यहां पहला सवाल, सेवा प्रदायगी सर्विस डिलीवरी में किस राज्य ने प्रथम स्थान किया? राजस्थान ने। जन अभियोग निराकरण में पूरे देश में पहला स्थान किसका? राजस्थान का। या सेवा प्रदायगी मतलब सर्विस डिलीवरी और जन अभियोग निराकरण में संपूर्ण देश में स्थान पाने वाला राज्य राजस्थान, एक साथ भी पूछ सकते हैं। तो यहां देखिए सेवा प्रदायगी में जिला अलवर 16,45,000 निस्तारण कर प्रथम स्थान पर रहा। तो देखो सेवा प्रदायगी सरकारी दफ्तरों से या सरकारी ऑफिस से सेवाएं देने के मामले में सबसे ऊपर कौन सा जिला है? अलवर जिला है राजस्थान में। ये संख्या वगैरह आपको नहीं देखनी है। और सेवा, तो देखो अलवर निस्तारण में प्रथम स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर कौन रहा? जयपुर द्वितीय स्थान पर, और तृतीय स्थान पर कौन रहा? सीकर। तो देखो सरकारी डिपार्टमेंट से सेवा प्रदायगी या सेवाएं प्रदत्त करने के मामले में सबसे आगे अलवर रहा है। तो सेवा प्रदायगी या सर्विस डिलीवरी मामलों में राज्य का सर्वश्रेष्ठ जिला किसे घोषित किया गया है? अलवर को। उसके बाद में दूसरा स्थान किसको? जयपुर को, और तीसरा स्थान सीकर को। तो यहाँ आपको ये अलवर वाला सवाल ध्यान में रखना है। सीकर और जयपुर वाला आप भूल जाओ तो कोई बात नहीं है। तो देखो सेवा प्रदायगी इस श्रेणी में बताया मैंने, सेवा प्रदायगी या सर्विस डिलीवरी के मामले में राज्य में सबसे ऊपर या सर्वोच्च स्थान जिस जिले ने प्राप्त किया वो कौन सा है? अलवर है। फिर दूसरा सवाल देखिए जन अभाव निराकरण। तो देखो जन अभाव निराकरण में जिला जयपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जोधपुर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, और अलवर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो देखो सेवा प्रदायगी के मामले में पहले स्थान पर अलवर, और जन अभियोग निराकरण में पहले स्थान पर जयपुर। तो ये देखो इधर बॉर्डर पे लिखेंगे सेवा प्रदायगी अलवर, उसके बाद में जन अभियोग निराकरण जयपुर। ये 2 ही बातें, 2 ही वर्ड आपको लिखने हैं इधर, बाकी कुछ नहीं लिखना है, दोबारा आपको इसको नहीं देखना है। फिर देखिए राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर है। हालांकि एक बार पढ़ के छोड़ देना, पढ़ा हुआ होता है तो टिक करने में कोई दिक्कत नहीं होती। राज्य स्तरीय जन अभाव निराकरण समिति के अध्यक्ष कौन है? पुखराज पाराशर है। ठीक है, तो ये दोनों जो कार्य हैं कौन कौन सा? एक मैंने आपको बताया सेवा प्रदायगी और जन अभियोग निराकरण। तो सरकार की ओर से ये दोनों एक्टिविटी होती है। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन स्थापित करना। कहने का मतलब है कि गुड गवर्नेंस, इन दोनों का संबंध किससे है? गुड गवर्नेंस से। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है सुशासन से। इन दोनों का संबंध किससे है? सुशासन से। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वर्ष 2011 में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम लाने के साथ ही 2012 में सुनवाई का अधिकार अधिनियम लाने वाला प्रथम राज्य हो गया। तो देखो दोबारा देखना, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी का मतलब क्या है? जैसे 2011 के इस कानून से पहले हम सरकारी दफ्तरों में कोई भी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास कुछ भी बताते थे, बनाने जाते थे तो उनके लिए कोई निर्धारित समयावधि नहीं थी। जबकि आज अपन ई-मित्र से ऑनलाइन कर देते हैं तो 7 दिन की अधिकतम अवधि है। तो ये इन सर्टिफिकेट को देने की मतलब राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी, कोई भी सर्विस कितने समय में दी जाएगी। तो राजस्थान सरकार ने बहुत सारी सेवाएं ऐसी हैं जो सरकारी काउंटर से या दफ्तर से दी जाती हैं, उनके लिए निश्चित टाइम जो है वो फिक्स कर दिया गया है। और ये टाइम फिक्स करने के लिए
लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये आप लोगों के यूआरओ के सिलेबस में भी है। तो पहला, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2011 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो, सुनवाई का अधिकार अधिनियम, राइट टू हेयरिंग, सुनवाई का अधिकार अधिनियम लाने वाला भी पहला राज्य राजस्थान ही है। तो देखो, लोक सेवाओं के सरकारी सर्विसेज निर्धारित समय पर दी जाएंगी, ऐसा कानून 2011 में बनाकर राजस्थान ऐसा कानून बनाने वाला पहला राज्य बन गया। इसके अलावा सुनवाई का अधिकार अधिनियम जो है 2012 में लाकर इस मामले में भी देश में राजस्थान प्रथम राज्य बना है। तो देखो, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 और सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 लाकर इन दोनों ही मामलों में राजस्थान कैसा राज्य बना है? प्रथम राज्य बना है। इससे पहले किसी भी स्टेट ने ऐसे कानून नहीं बनाए। और ये काम भी किसकी कड़ी में है? गुड गवर्नेंस, सुशासन की दिशा में है। अच्छे शासन के लिए ये कदम सरकार उठा रही है। फिर देखो, आमजन को राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत कितनी सेवाएं समयबद्ध दी जा रही हैं? आज की डेट में 108 सेवाएं जो हैं राज्य सरकार अपने ऑनलाइन सिस्टम से क्या कर रही है? प्रदान कर रही है या इनकी गारंटी दे चुकी है। या यूं कह सकते हैं कि 108 सर्विसेज या सेवाएं जो सरकार की ओर से ऐसी हैं जिनके प्रदान की गारंटी, कहने का मतलब एक निर्धारित समय में वो सर्विसेज जो है सरकारी काउंटर की ओर से दी जाएंगी। फिर नेक्स्ट सवाल देखिए, जनवरी 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, तो देखो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ है? दिल्ली में है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ है? दिल्ली में है। और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर ही राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का गठन किया जा रहा है। तो देखो, सवाल की भाषा है कि इंडिया इंटरनेशनल तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का जो गठन किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? जयपुर में। जयपुर के कौन से स्थान पर? जालाना संस्थानिक क्षेत्र में। तो जालाना डूंगरी के पास में या जयपुर में जो है वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। देखो, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है? जयपुर में, जालाना सेंटर में। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया जाएगा? जयपुर के जालाना संस्थानिक क्षेत्र में। फिर देखो, जैसे अखिल भारतीय स्तर के कला, संस्कृति, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार संबंधी समस्त एक्टिविटीज जो है वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से संबंधित है। ठीक ऐसी घटनाएं राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर से देखी जाएंगी। तो देखो, यहाँ पर कला, संस्कृति, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी व संचार सहित विभिन्न तरह की सरकारी व गैर सरकारी गतिविधियां हो सकेंगी। ये सारी एक्टिविटीज जो है वो कहाँ होंगी? इस इंटरनेशनल सेंटर पर होंगी। ठीक है। सेंटर का आंतरिक निर्माण राजस्थान की स्थापत्य कला के तर्ज पर होगा। तो जो आंतरिक निर्माण है इस सेंटर का, उसमें राजस्थानी जो कला और संस्कृति से संबंधित मांडने, चित्रकारी, ये सब चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाएंगी। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 45 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है। 11 जनवरी 2023 को राजस्थान के बीकानेर हाउस, तो देखो बीकानेर हाउस कहाँ है? बीकानेर हाउस है दिल्ली में। ठीक है। में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत कला मेला और बीकानेर हाउस प्रबंध समिति के मध्य राजधानी दिल्ली में, देखो ये दिल्ली में है। कौन सा सेंटर? बीकानेर हाउस। दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन हुआ। ठीक है। ये समझौता ज्ञापन राजस्थान की कला, संस्कृति और विरासत के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति से जोड़ेगा। तो देखो सवाल की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट। राजस्थान की कला और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के लिए हाल ही में किस किस के बीच समझौता हुआ है? तो देखो हाल ही में राजस्थान कला मेले और बीकानेर हाउस की प्रबंधन समिति के बीच ये समझौता हुआ है। ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि बीकानेर हाउस परिसर कहाँ है? नई दिल्ली में। फिर देखो भारतीय कला मेला और बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति के मध्य राजधानी दिल्ली में क्या हुआ है? एक MOU या मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। या फिर देखिए अगला सवाल 46 नंबर का क्या है? 12 जनवरी 2023 को, 12 जनवरी को अपन युवा दिवस मनाते हैं। राजस्थान में कृषि श्रेणी के नियमित व कटे हुए कनेक्शनों एवं अन्य श्रेणी के कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं से बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए विद्युत वितरण
निगमों द्वारा एमनेस्टी स्कीम जो होती है वो छूट विशेष के लिए होती हैं। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये खाली विद्युत वितरण निगमों में ही नहीं है, ये टैक्स में, बिजली में, विभिन्न क्षेत्रों में आती है ये एमनेस्टी योजना। एमनेस्टी योजना का मतलब है कोई विशेष छूट दी जाती है सब्जेक्ट को या ग्राहक को या टैक्स पे को विशेष छूट दी जाती है एमनेस्टी स्कीम में। ठीक है। इसके अलावा कृषि कनेक्शनों की अनाधिकृत बढ़े हुए भार को नियमित करने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू की गई है। तो आदमी अपनी स्व घोषणा से भी विद्युत के चार्ज या पावर को क्या है कम ज्यादा करवा सकता है। फिर देखिए आप इसमें नेक्स्ट 13 जनवरी 2023 को प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरोगी राजस्थान परिकल्पना, ये ध्यान रखना, निरोगी राजस्थान परिकल्पना ये किस तिथि को आई? 13 जनवरी 2023 को। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो आप, अभी मैं आपको बताऊंगा जो चीज़ आपको मोटे तौर पर ध्यान में रखनी है। ठीक है। देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। देश में पहली बार राइट टू साइट विजन, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई है। तो देखो अंधता नियंत्रण पॉलिसी जो है वो 2023 में लागू की गई है। अंधता नियंत्रण पॉलिसी 2023 में लागू की। देश में वर्ष 2020 में अंधता प्रसार दर, तो देखो राष्ट्रीय स्तर पर अंधता का मतलब है ब्लाइंडनेस जो है वो 1% की दर से बढ़ रही है। फिर राइट टू साइट विजन पॉलिसी के द्वारा 0.3% तक लाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। तो जो अभी अंधता की या ब्लाइंडनेस रेट वर्तमान में कितनी है 1%, और उसको घटाकर अपन कितनी करना चाहते हैं 0.3% करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए आप इसमें 14 जनवरी 2023 को राजस्थान के मिरासी, ये दोनों शब्द रटेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। मिरासी एवं भिस्ती समुदाय के लोगों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। ये देखो मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है या उत्तर मैट्रिक? उत्तर का मतलब बाद में और मैट्रिक का मतलब 10वीं के बाद की ये छात्रवृत्ति योजना है। तो हाल ही में जनवरी 2023 में कौन से 2 वर्गों के लिए, मिरासी और भिस्ती, इनके लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। तो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का संबंध किन समुदायों से है? मिरासी एवं भिस्ती समुदायों से। इसमें कक्षा 11 से क्या होगा? इसमें देखो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में क्या है, कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक, 11वीं से लेकर पीजी तक, मास्टर डिग्री तक के 2000 छात्रों को 5000 से 20,000 रुपये तक प्रति शैक्षणिक सत्र में छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है। यहाँ देखिए ये सवाल और ध्यान में रखना, मिरासी एवं भिस्ती समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए विभिन्न वर्गों की घोषणा की। तो देखो ये ध्यान में रखना है कि बड़ी जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अभी जो मैं आपको बता रहा था कि ये उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना किसके लिए है, ये मिरासी एवं भिस्ती समुदाय के लोगों के लिए। और मिरासी एवं भिस्ती समुदाय के लोगों के लिए इस प्रकार की योजनाओं को संचालित करने का प्रावधान किस बजट में है? 2022 में। तो मिरासी और भिस्तियों के लिए जो व्यवस्था है उसका प्रावधान बजट 2023-24 में लेकर के 2022-23 में। तो यहाँ ये सवाल है मिरासी और ये जो दोनों समुदाय हैं भिस्ती, इन दोनों के लिए। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो मिरासी और भिस्ती समुदाय जो है इनके ऊपर सवाल इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है। और ये 5,000 से लेकर 20,000 रुपये तक के शैक्षणिक सत्र में छात्रवृत्ति जाती है। किस नाम से? उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति। तो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का संबंध किससे है? उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का संबंध है मिरासी एवं भिस्ती समुदाय के छात्रों से। ठीक है। और कौन से छात्र हैं? मिरासी एवं भिस्ती समुदाय के कौन से छात्र? जो 11वीं कक्षा से स्नातकोत्तर तक, आगे तक पीजी तक अध्ययन करते हैं, उनके लिए मंथली कितना है? 5,000 से 20,000 रुपये तक का प्रति शैक्षणिक वर्ष जो है अनुदान दिया, इनको सहायता राशि जो है वो दी जाएगी। फिर देखिए 15 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायतों में गौशाला, पशु आश्रम, स्थल जन सहभागिता योजना को, तो यहाँ देखिए गौशाला, पशु आश्रम, स्थल जन सहभागिता योजना, इसका अनुमोदन जनवरी 2023 में हुआ। क्या होता है इस योजना के तहत? तो इस ध्यान रखेंगे संचालन करने के लिए सक्षम कार्यकारी एजेंसी। तो देखो इस योजना को संचालन गौशाला, पशु आश्रम, स्थल जन सहभागिता। तो देखो स्थल जन सहभागिता, तो जहाँ पशु को रख रहे हैं तो वो कौन होंगे? गांव में होंगे।
तो यहाँ देखिए आप ध्यान रखेंगे कि इसके लिए सबसे संचालन के लिए सक्षम जो कार्यकारी एजेंसी वो क्या है, ग्राम पंचायत है, या कोई स्वयंसेवी संस्था भी इसके लिए हो सकती है। ध्यान रखना। सवाल क्या है, सवाल ये है अपना मुख्य ये गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना, इसकी कार्यकारी एजेंसी कौन है, ग्राम पंचायत है, या कोई स्वयंसेवी संस्था भी कार्यकारी एजेंसी हो सकती है। ठीक है। प्राथमिकता, वहां प्राथमिकता से 1-1 करोड़ रुपए की राशि से गौशालाएं स्थापित की जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं, इसको आप छोड़ भी सकते हो। फिर देखिए ये सब चीजें आपको नहीं पढ़नी है, छोड़ देना, आप ड्रॉप कर देना। फिर नेक्स्ट देखिए 50वां सवाल क्या कहता है, 15 जनवरी 2023 को 15 जनवरी 2023 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की परियोजनाओं के त्वरित निस्तारण के लिए एक अभिनव पहल करते हुए अलवर जिले के गांव पुनखर, ये बात ध्यान में रखना, अलवर का कौन सा गांव, पुनखर से हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जनवरी 2023 में कहां से हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है, तो इसका उत्तर होगा आपका, देखिए ग्रामीण, हाँ, तो अभियान के तहत, तो देखो हर घर पंचायत अभियान का जो शुभारंभ किया गया है वो देखेंगे आप इसमें। तो यहाँ आप ये देखेंगे पुनखर, कौन सा गांव है, पुनखर। तो अलवर का पुनखर गांव हाल ही में क्यों चर्चित है, ध्यान रखना, पुनखर अलवर, पुनखर अलवर, यहां से क्या शुरू किया गया है, हर घर पंचायत अभियान। तो पुनखर अलवर, और उसके बाद में मैंने आपको बताया हर घर पंचायत अभियान, तो यहां से हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे तो इस सवाल को आप थोड़ा सा एक बार दोबारा देखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ पुनखर कहां से, अलवर से किया गया है, किस विभाग ने किया है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की परियोजनाओं के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है। ये चीज आप देखेंगे। अगला सवाल देखिए, आपको क्या देखना है, नेक्स्ट सवाल जो है वो आपको देखना है हाँ, देखो इस हर घर पंचायत अभियान में जो अगली चीज आपको देखनी है वो ये देखनी है कि इस अभियान में ग्रामीणों के बिजली, पानी और सड़क से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बिजली, पानी और सड़क से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो हर घर पंचायत मतलब डोर टू डोर जाके ऐसी समस्याओं को सुना जाएगा। और इसको वन वर्ड में यदि दे सकते हैं तो ये देखो जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। तो जीरो टॉलरेंस नीति को तो यहाँ ये सब जीरो टॉलरेंस का मतलब है कि ज्यादा सहन करने की जरूरत नहीं है। सरकारी एक्टिविटीज को हर घर जाकर इन सारी समस्याओं का निस्तारण जो है वो किया जाएगा। कहने का मतलब आमजन के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई इस अभियान के तहत यदि किसी में कमी पाई जाती है कर्मचारी या अधिकारी के कार्य में, तो उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। देखिए ये ध्यान रखना, ये इसमें एक जन संवाद कार्यक्रम किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी ग्राम पंचायत मुख्यालय के ऊपर जन संवाद कार्यक्रम किया जाएगा और उस जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से ही डोर टू डोर जो है परिवेदनाओं को सुना जाएगा। नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर देखना। इसमें मैंने पुनखर अलवर का जो गांव है वहां से हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा वेरी इंपॉर्टेंट के हिसाब से देख लेना। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। आप देखेंगे क्या है, पूरा अभियान जो है मैंने आपको बता दिया है कहां से शुभारंभ किया गया। अगला सवाल अपन इसमें देखेंगे। देखो अगला सवाल है 57 नंबर का सवाल। देखिए आप इसमें 17 जनवरी 2023 को राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी करके राजस्थान क्रीड़ा परिषद में कृष्णा पूनिया की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया गया है।
देखो राजस्थान क्रीड़ा परिषद में एक नई स्थायी कमेटी बनाई गई है। ध्यान रखना, राजस्थान क्रीड़ा परिषद में जनवरी 2023 में एक नई स्थायी समिति बनाई गई है। यहां ध्यान रखेंगे, देखो आपसे राजस्थान क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष पूछा है तो इसका उत्तर होगा सतवीर चौधरी। थोड़ा सा यहां से गड़बड़ हो सकती है, ये सारे ऑप्शन राजस्थान क्रीड़ा परिषद के स्थायी अध्यक्ष सतवीर चौधरी और राजस्थान क्रीड़ा परिषद का वित्तीय सलाह युवा एवं खेल विभाग के वित्तीय सलाहकार, ये आप आगे वाला छोड़ देना। आप दो चीजें ध्यान में रखोगे, राजस्थान क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष कौन है, सतवीर चौधरी, और राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अधीन ही एक स्थायी समिति बनाई गई है। तो राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अधीन जनवरी 2023 में बनाई गई उस स्थायी समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, विधायक कृष्णा पूनिया को बनाया गया है। विधायक कृष्णा पूनिया को बनाया गया है, ठीक है। फिर ये जो सदस्य हैं इनको भी आप छोड़ सकते हो, ध्यान रखना। तो राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष सतवीर चौधरी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष सतवीर चौधरी और राजस्थान क्रीड़ा परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया, इन दोनों में आपको कंफ्यूज ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रखना आप। नेक्स्ट सवाल देखिए, 52 का सवाल क्या कहता है, ये भी जनवरी 2023 का, ये 18 जनवरी 2023 को राजस्थान के राज्यपाल, तो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र है। ये और भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल और भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये तीनों सवाल एग्जाम के लिए गोल्डन चांस रखते हैं आने वाले सवाल, ध्यान रखेंगे। एग्जाम वॉरियर क्या है, तो देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन सी भाषाओं में इसका लोकार्पण हुआ है, हालांकि कई भाषाओं में इसका ट्रांसलेट हो गया, लेकिन राजस्थान के राजभवन मतलब राज्यपाल भवन में इसके हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का लोकार्पण जो है किसने किया है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया है। क्या है इस पुस्तक में ऐसा जो इतनी चर्चित है, तो देखो इस पुस्तक में कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। इस पुस्तक में मूलतः जब बच्चे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के दौर में तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, तो उस तनाव के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कॉम्पिटिटर्स के या एग्जाम देने वाले बच्चों के जीवन प्रबंधन, लाइफ को मैनेज करने के तरीके इसमें दिए हैं। तो एग्जाम वॉरियर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक है, जिसका राजभवन में लोकार्पण 18 जनवरी 2023 को हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करण का किया है। यहां एक सवाल और बन सकता है, इस पुस्तक को किसने अनुवादित किया है, तो आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर, एग्जाम वॉरियर का मतलब परीक्षा में तनाव से को लेकर जीवन से संबंधित जो प्रबंधन है उसके नुस्खे इसमें दिए गए हैं। और इसके लिए देखो इसके लिए प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा संवाद प्रयोजन से इस पुस्तक को लिखा था। देखो परीक्षा पे चर्चा, इस हिसाब से लोगों से उन्होंने चर्चाएं की थी। परीक्षा पे चर्चा जो संवाद था, उसी संवाद में जो बातें नरेंद्र मोदी को अनुभूत हुई, उन्हीं को एग्जाम के दिनों में तनाव से जोड़कर जीवन प्रबंधन के संबंध में एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक जो है नरेंद्र मोदी ने लिखी है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए 53 का सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 53 ये कहता है कि 18 जनवरी 2023 को दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य समझौता हुआ है। देखो ये दिव्यांगों को लेकर या उनको विशेष फैसिलिटी देने के लिए इन दोनों सरकारों के बीच किसको लेकर, दिव्यांगों को लेकर समझौता हुआ है, ठीक है। अंतर्गत राज्य में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो देखो ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच दिव्यांगों को लेकर जो समझौता हुआ है, उसके लिए राज्य का पहला कंपोजिट रीजनल सेंटर जयपुर के जामडोली में, तो जयपुर के जामडोली में दिव्यांगों के लिए राज्य का पहला कंपोजिट रीजनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी एग्जाम के लिए। देखिए एक से बढ़कर एक सारे सवाल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो रीजनल कंपोजिट सेंटर स्थापित किया जाएगा, इस रीजनल कंपोजिट सेंटर का संचालन जो है वो
आरंभ में भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। जामडोली के इस रीजनल कंपोजिट रीजनल सेंटर का आरंभिक जो कमान है वो किसके हाथ में रहेगी? भारत सरकार के हाथ में। लेकिन कुछ समय बाद जल्द ही इस सेंटर के संचालन की भूमिका जो है वो राज्य सरकार द्वारा ले ली जाएगी। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इन रीजनल कंपोजिट सेंटर, तो देखो ये जामडोली में रीजनल कंपोजिट सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ये किसके लिए है? दिव्यांगों के लिए है। दिव्यांगों के लिए राज्य का पहला रीजनल कंपोजिट सेंटर कहां है? जामडोली में, जामडोली में। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें 54 का सवाल देखिए, जनवरी। ये सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आज के हर सवाल को आप एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानेंगे। फितूर 2023 सवाल देखिए, फितूर 2023 क्या है? फितूर 2023 क्या है? तो देखिए 18 जनवरी को राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने स्पेन की राजधानी मैड्रिड, तो इसमें राष्ट्र का नाम पूछे तो स्पेन राजधानी मैड्रिड जाए, तो देखो ये आयोजित हो गया है। आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला, तो देखो फितूर 2023 क्या है? तो देखो फितूर 2023 अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला है। फितूर 2023 अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला है जिसका आयोजन कहां हुआ? मैड्रिड, स्पेन में। तो देखो फितूर के नाम से अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेले का आयोजन जनवरी 2023 में किस राष्ट्र में हुआ? स्पेन में। किस राष्ट्र में हुआ? स्पेन में। किस शहर या स्थान पर हुआ? मैड्रिड में, मैड्रिड में। ये सवाल आपको बहुत ही ढंग से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो ये लगातार कुछ सवाल ऐसे हैं जो एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें देखिए 19 जनवरी 2023 का क्या है? इस सवाल को आप देखेंगे, राजस्थान के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के डिजिटलीकरण के लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद और आरओ कंसल्टिंग के बीच द्विपक्षीय करार हुआ है। उद्योग भवन में आरईपीसी के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा और आरओ कंसल्टिंग के निदेशक अरुणति मुखर्जी ने हस्ताक्षर किए। ये कोई काम की चीज नहीं है। देखो राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के डिजिटलीकरण, तो माइक्रो और शॉर्ट जो इंडस्ट्री है, सूक्ष्म और लघु, सूक्ष्म और लघु, तो दो प्रकार की भाषा देखिए। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद का मतलब है आरईपीसी। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद ही क्या है? आरईपीसी। पूरा नाम हो गया राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये इसका पूरा नाम है। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद और आरओ कंसल्टिंग के बीच करार हुआ है। किसके लिए? डिजिटलाइजेशन के लिए। कौन से उद्यमों के डिजिटलाइजेशन के लिए? सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए। तो उल्टा भी देखना, हाल ही में राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद और आरओ कंसल्टिंग के बीच जिनके डिजिटलाइजेशन को लेकर समझौता हुआ है वो कौन से उद्योग है? सूक्ष्म और लघु, दीर्घ उद्योग नहीं है इनमें। फिर देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 56 क्या कहता है? राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चूरू के रहने वाले हैं। राजस्थानी साहित्य के ऊपर बहुत सारी राजस्थानी भाषा में इनकी पुस्तकें छपी हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? दूलाराम सारण। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष दूलाराम सारण। फिर 57 का सवाल देखिए, राजस्थान इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा लगभग 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए 23 जनवरी को, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला आप छोड़ सकते हो, मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में, ये देखिए यहां ये ध्यान रखना, हाल ही में साइनिंग सेरेमनी का आयोजन कहां हुआ? जयपुर में। साइनिंग सेरेमनी का आयोजन कहां हुआ? जयपुर में। इसके अलावा इसकी अध्यक्षता किसने की? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। देखो साइनिंग सेरेमनी और अक्षय ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र की 26 परियोजनाओं के लिए इसमें ये भी छोड़ दो आप, इसमें केवल इतना सा ध्यान में रखना है, दो बातें। साइनिंग सेरेमनी का आयोजन जयपुर में हुआ, अध्यक्षता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। अगर साइनिंग सेरेमनी का संबंध देखना चाहते हो तो साइनिंग सेरेमनी जो है इसका उद्देश्य जो है राज्य में लगभग 13,000 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है। तो साइनिंग सेरेमनी का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? रोजगार विकसित करना। साइनिंग सेरेमनी का उद्देश्य क्या है? रोजगार। केवल आप ध्यान रखेंगे, देखो वन स्टॉप शॉप पॉलिसी एवं ये ऐसी नीतियां, इनको सबको छोड़ दो, क्या करना है? रोजगार सृजित करना। किसका उद्देश्य है? साइनिंग सेरेमनी के आयोजन का उद्देश्य यही है।
फिर देखो इसके नीचे इसको थोड़ा सा समझ लेना, ये बातें इंपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष में उद्योगों की स्थापना प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से वन स्टॉप पॉलिसी एवं सेक्टर पॉलिसी स्पेसिफिक पॉलिसियां बनाई है। अब यहां देखो ये नीचे रेड कलर के, इनका सिर्फ साल ध्यान में रखना है। देखो एनआरआर पॉलिसी, एनआरआर पॉलिसी कब की है? 2022 की। हस्तशिल्प पॉलिसी 2022 की। एमएसएमई ये लघु एवं सूक्ष्म उद्योग नीति है 2022 की। राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 की। राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 की। राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी, यहां देखिए ये है टेक्निक। देखो राजस्थान फिल्म पॉलिसी 2022 की है, फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी। अगर फिल्म शब्द आ गया तो 2022 की है, और सीधा टूरिज्म पॉलिसी है तो 2020 की है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको टिक कर लेना, अंतर समझ लेना। फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी राजस्थान की 2022 की है, जबकि राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी है वो 2020 की है। फिर राजस्थान कृषि व्यवसाय नीति 2019 की है। ये जो पूछ लेते हैं कि कौन सी ये पॉलिसी किस वर्ष की है, तो इनमें मैंने जो गोले में 2 पॉलिसियां बंद की हैं, 2 पॉलिसीज बंद की हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। बाकी एक बार रीड आउट करके आप इनको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए आप इसमें अगला, 20 जनवरी 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी, ये देखना यहां से, कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी अध्ययन के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया है? खेमराज चौधरी कमेटी या खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में। ध्यान से देखना, पदोन्नति संबंधी प्रकरणों के अध्ययन के लिए राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर अध्ययन हेतु जो कमेटी गठित की, उसके अध्यक्ष कौन है? खेमराज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन के लिए जो समिति गठित की गई है वो खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में की गई है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है अपने आप में, ठीक है। ये इसके नीचे वाला, इससे पहले कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण का समिति का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट मिल चुकी है दिसंबर 2022 में। किसको? मुख्यमंत्री को। ये छोड़ देना आप इसमें, केवल ये देखो खेमराज चौधरी समिति का संबंध किससे है? राज्य सरकार के कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी मामलों को लेकर खेमराज की अध्यक्षता में। तो खेमराज दिखते ही पदोन्नति दिखनी चाहिए राजस्थान सरकार की। खेमराज चौधरी का संबंध पदोन्नति समिति से है, केवल इतना सा लिख रहे हैं, खेमराज चौधरी समिति का संबंध पदोन्नति से। इसको दोबारा नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ साइड में जो हिंट बता रहा हूं केवल वो नोट करते जाइए। सवाल नंबर 59 देखिए, 21 जनवरी 2023 को राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी। पहली बात, विधानसभा अध्यक्ष आपसे पूछ सकते हैं सीपी जोशी। राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र के, ये देखो ये क्यों प्रसिद्ध है? नमाना गांव क्यों प्रसिद्ध है? नमाना गांव कहां का है? नाथद्वारा का है। कहां का है? नाथद्वारा का है, ठीक है। उत्तम सिंचाई एवं जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए 26 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एनीकट का शिलान्यास किया। तो ये देखो, ये एनीकट बांध को कहते हैं, इसका शिलान्यास किया गया है 26 करोड़ रुपए की। तो नाथद्वारा के कौन से गांव में? नमाना गांव में। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार रीड आउट करके आप छोड़ दीजिए। तो इधर क्या लिखेंगे? नमाना, नाथद्वारा कहां? राजसमंद में। एनीकट लिख देना, एनीकट का शिलान्यास, ठीक है। बाकी देखिए, फतेहपुरिया तालाब व अन्य कार्यों का भी शिलान्यास। फिर देखो नंद समंद बांध की, तो ये देखो ये पूछ सकते हैं आपसे, फतेहपुरिया तालाब कहां है? नाथद्वारा में। नंद समंद बांध कहां है? नाथद्वारा में। फूलपुरा माइनर का लोकार्पण कहां हुआ है? नाथद्वारा में। तो ये शब्द देख लेना आप इसमें, ये नीचे वाले तीनों इसके साथ में, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, सवाल नंबर 60 में क्या बताया गया है। देखो 22 जनवरी 2023 को जयपुर शहर के हरमाड़ा एवं बडारना क्षेत्र को बिसलपुर का पानी। तो देखो जयपुर के कौन कौन से क्षेत्र? हरमाड़ा और बडारना क्षेत्र को बिसलपुर का पानी उपलब्ध कराने के लिए शहरी जल संवर्धन योजना का, तो हाल ही में जयपुर की शहरी जल संवर्धन योजना का जो उद्घाटन किया गया है, उससे जयपुर के हरमाड़ा और बडारना या जयपुर शहर के क्षेत्रों को जल आपूर्ति किया जाएगा। देखो पेयजल संवर्धन योजना से हवा महल विधानसभा क्षेत्र के 5 वार्डों की ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये 2 नाम साइड में लिखने की जरूरत भी नहीं है, रीड आउट करके छोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है ये। कभी कभार अटपटा सवाल आ जाता है तो ये अलग बात है, बाकी इसको आप छोड़ सकते हो।
नेक्स्ट देखिए 22 जनवरी 2023 को राज्य में कारागार विभाग की बंदियों को रोजगार से जोड़ने एवं आमजन को सुविधाएं उपलब्ध कराने की अभिनव पहल के तहत केंद्रीय कारागार परिसर अलवर में, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय कारागार परिसर कहां का, देखो अलवर जेल, सीधा सा यहां आप लिखोगे अलवर जेल। अलवर जेल में कैदियों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि वो जेल से निकलने के बाद अपना रोजगार या स्किलफुल कार्य कर सकें। और इस कार्य में कौन मदद कर रहा है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके लिए आशाएं इस नाम से संस्था स्थापित की गई है। आशाएं नाम से संस्था स्थापित करके पेट्रोल पंप वगैरह के माध्यम से उनको स्किलफुल कार्य सिखाए जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, देखो आशाएं द फिलिंग स्टेशन का शिलान्यास कहां किया गया है, अलवर जेल में। क्या करती है ये, कैदियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती है या रोजगार आदि का प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ध्यान रखना, अलवर जेल में आशाएं संस्था और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और कैदियों को रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण जो है वो दे रही है। नेक्स्ट आप देखिए 16 से 22 जनवरी 2023 तक राजस्थान पर्यटन विभाग और राजस्थान पोलो क्लब द्वारा जयपुर के रामबाग क्लब मैदान में राजस्थान टूरिज्म पोलो टूर्नामेंट, ये देखिए केवल ये ध्यान में रखना, राजस्थान टूरिज्म पोलो कप टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया गया, इसका आयोजन किया गया जयपुर के रामबाग पोलो ग्राउंड पर, या सिर्फ जयपुर याद रखेंगे, जयपुर में किया गया। पर्यटन विभाग और राजस्थान पोलो क्लब ने मिलकर, टूरिस्ट डिपार्टमेंट और राजस्थान पोलो क्लब ने मिलकर ये किया था। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना है, ये इसके विजेता देखो क्या, राजस्थान टूरिज्म पोलो कप टूर्नामेंट, सवाल की इंपॉर्टेंट भाषा यही हो सकती है इंपॉर्टेंट, कि हाल ही में आयोजित राजस्थान टूरिज्म पोलो टूर्नामेंट के जो विजेता है वो है बेदला ट्रोजन्स। बेदला ट्रोजन्स ने किसको हराया, रजनीगंधा अचीवर्स को हराया। तो आपको बेदला ट्रोजन्स याद रखना है, ये अपने आप विनर का नाम ध्यान रखो, इसको पढ़ के छोड़ दो, वो विजेता अपने आप दिमाग में आ जाएगा। बेदला ट्रोजन्स जो है ये इसका विनर रहा है पोलो कप का। राजस्थान टूरिज्म पोलो कप टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, ये देखो एक नाम ये ध्यान में रखना है, कई बार ये पूछ लेते हैं कि इस खिलाड़ी का संबंध किससे है, तो पद्मनाभ सिंह का संबंध किससे है, पोलो से है। दूसरा सवाल इसमें, पद्मनाभ सिंह का संबंध किससे है, पोलो से, शॉर्ट में। और विनर कौन है पोलो टूर्नामेंट का, बेदला ट्रोजन्स, और कहां आयोजन हुआ है, जयपुर में। तीन बातें इसमें छोटी छोटी ध्यान में रखनी है आपको। 63 नंबर का सवाल देखिए आप इसमें, राज्य के माइंस विभाग द्वारा 23 जनवरी से समूचे प्रदेश में खान सुरक्षा अभियान शुरू किया गया, 23 जनवरी से 22 फरवरी तक। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 और खान संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 और मेटल्स माइंस रेगुलेशंस, मेटिलीफरस माइंस रेगुलेशन 1961 के साथ ही माइंस अधिनियम 1952 की विभिन्न धाराओं में खनन से संबंध में आवश्यक जो प्रावधान है वो उपलब्ध है। आप इसको छोड़ सकते हो, इस सवाल को पूरे को छोड़ देना, आपको कुछ भी नहीं देखना है। एक अगला देखिए आप इसमें, मैं सिर्फ एग्जाम के हिसाब से, गेस्ट पेपर के हिसाब से अगला सवाल देखिए 64 नंबर का सवाल, 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, ये बात देखना। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस किसकी जयंती को, सुभाष चंद्र बोस की जयंती को। सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब आती है, 23 जनवरी को आती है, 23 जनवरी को। ठीक है, इस अवसर पर देखो क्या किया है, अभी देखो अंडमान निकोबार में जो द्वीप है उन द्वीपों का नाम पिछले कई दिनों से चेंज होने का सिलसिला शुरू है। तो देखिए आप इसमें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे बड़े सैन्य अलंकरण परमवीर, जो सेना का सबसे बड़ा सम्मान है परमवीर चक्र है, और परमवीर चक्र के 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण कर दिया। देखो अंडमान निकोबार द्वीप में जो 21 बड़े अज्ञात द्वीप हैं उनका नाम भारत सरकार ने या प्रधानमंत्री ने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम कर दिए हैं। परमवीर सेना का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, सैन्य गतिविधियों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और इस सूची में देखो ये बड़ी बात नहीं है, संख्या ध्यान में रखना है, 21 परमवीर विजेता और 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया। सवाल आपके लिए ये है इंपॉर्टेंट, ये वाला,
राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का नाम। तो राजस्थान के किस परमवीर चक्र विजेता के नाम पर अंडमान निकोबार के एक अज्ञात द्वीप का नाम रखा गया है? तो देखो मेजर शैतान सिंह द्वीप मेजर परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह के नाम पर है। और दूसरा बड़ा सवाल, मेजर शैतान सिंह जो है वो किस जिले से संबंध रखते हैं? तो मेजर शैतान सिंह जोधपुर जिले से। तो इधर आप दो छोटे छोटे सवाल लिखेंगे, मेजर शैतान सिंह जोधपुर, ठीक है। दूसरा आप इसमें लिखेंगे कि परमवीर चक्र विजेता है और इनके नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप में एक द्वीप का नाम रखा गया है। सवाल नंबर 65 देखिए। अब आप सवाल नंबर 65, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, देखो इससे पहले ये बात कब की है? ये इस साल जनवरी 2023, डेट ध्यान रखना, सॉरी जनवरी 2022 को। और ये जो सवाल मैं आपको बता रहा हूं ये 2018 की बात बता रहा हूं। कब की बता रहा हूं? 2018 की बात बता रहा हूं। ये यहां आप 23 पढ़ेंगे भाई, ये थोड़ा सा 23 जनवरी 2023, ये मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा सुधार लेना। 23 जनवरी 2023 इस बार परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर 21 द्वीपों का नाम चेंज किया गया है। अगला देखो, सुभाष चंद्र बोस की स्मृति। तो देखो 2018 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा प्रधानमंत्री ने की थी और उस समय ये ध्यान रखना, एक अंडमान निकोबार में जो द्वीप था रोस द्वीप, रोस द्वीप का नाम क्या किया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नाम पहले क्या था? इसका पहले नाम था रोस द्वीप। और ये किस वर्ष का है? 2018 का, 2018 का, ठीक है। नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर, तो देखो शहीद, कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, रोस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप एक ही चीज है। नील द्वीप को अपन ने अब क्या कह दिया? शहीद द्वीप कह दिया। और हैवलॉक द्वीप को अपन ने क्या कह दिया? स्वराज द्वीप। तो देखो शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कहाँ है? ये भी अंडमान निकोबार में ही है। इनका नाम भी पिछले साल बदल दिया था। तो नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप, नील का शहीद और हैवलॉक का स्वराज द्वीप कर दिया गया है। फिर देखिए अगला जो है 24 जनवरी 2023 को राजस्थान की मुख्य सचिव, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्तमान में राजस्थान की प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी जो है वो कौन है? उषा शर्मा है। अध्यक्षता में सचिवालय में वन विभाग की कंटेम्प्रेरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी अर्थात कैंपा, ये देखो कैंपा का पूरा नाम है राजस्थान प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। कैंपा की संचालन समिति की समीक्षा बैठक की गई। तो देखो कैंपा का संबंध किससे है? कैंपा का संबंध वन रोपण से है। कैंपा का संबंध किससे है? वन रोपण से, ठीक है। एक तो ये कैंपा किससे संबंधित प्राधिकरण है? वनों से संबंधित है। और राजस्थान की मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा है। एक चीज ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए आप 24 जनवरी 2023 को राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। तो देखो राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में। पहला सवाल, राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में। अध्यक्ष कौन है? अभी अभी बता रहा था, डॉक्टर दुलाराम सारण। तो देखो 24 जनवरी 2023 को उदयपुर में जब राजस्थान साहित्य अकादमी की बैठक हुई दुलाराम सारण की अध्यक्षता में, तो यहां देखो अमृत सम्मान समिति की बैठक में जो निर्णय लिया गया वो निर्णय क्या था? देखो ये था कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के 9 रचना धर्मियों को राजस्थान साहित्य अकादमी 2023 का अमृत सम्मान प्रदान किया जाएगा। तो पहली बात तो इस साल राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से 2022-23 के लिए अमृत सम्मान कितने राजस्थानी रचनाकारों को दिया गया है? 9 रचनाकारों को दिया गया है, ठीक है। इनमें देखो जयपुर के डॉक्टर सुलोचना रांगे राघव, ये नाम दिए हैं। इन नामों को आप देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल भाषा हो सकती है। तो ये हो सकता है कि निम्न में से किसे अमृत सम्मान से सम्मानित किया गया है या निम्न में से किसे अमृत सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है। एक बार आप ध्यान से देख लेंगे, बाकी इनमें ज्यादा डेप्थ में जाके आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए अगला सवाल जो है 28 जनवरी को अकादमी का स्थापना दिवस आता है और इसी तिथि को उदयपुर के इस अकादमी के सभागार में ये
बैठक आयोजित की जाती है। दूसरा, इसमें जैसे आपसे सम्मान पूछा जाए अमृत सम्मान में, तो 31,000 रुपए की राशि जो है वो सम्मान स्वरूप दी जाती है। बाकी बीच वाले पोर्शन को आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आप इसमें देखिए सवाल नंबर 68, 25 जनवरी 2023। देखो 26 जनवरी से पहली संध्या पर या गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हमेशा पद्म पुरस्कारों का अनाउंसमेंट होता है। पद्म पुरस्कार 26 जनवरी को दिए जाते हैं, 25 जनवरी को इनका अनाउंसमेंट होता है। तो देखो इस साल 2023 के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार या पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा की गई, इस संबंध में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। तो देखो पहली बात तो पद्म पुरस्कार जो है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए जो पद्म पुरस्कार दिया जाता है वो है पद्म विभूषण। देखो असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण और उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण दिया जाता है, और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्म श्री दिया जाता है। तो इनका क्रम यही है, सबसे बड़ा पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है और फिर पद्म श्री होता है। इनका सेक्टर जो है वो कई बार पूछ लिया जाता है, सिंपल सा। तो असाधारण विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण, उच्च स्तरीय विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्म श्री सम्मान जो है वो प्रदान किया जाता है। तो देखो इस साल 25 जनवरी को राजस्थान की 4 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये चारों ही विभूतियां जो है वो पद्म श्री से सम्मानित हैं। राजस्थान के 4 लोगों को पद्म, कहने का मतलब इस बार राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को पद्म विभूषण और पद्म भूषण नहीं मिला, खाली कौन से मिले हैं, पद्म श्री पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, इन पद्म श्री पुरस्कारों में एक बार इनको देखो 7 लोगों को पद्म पुरस्कार जो है इस बार मरणोपरांत मिले हैं। अब इन राजस्थान के चारों जो विजेता हैं पद्म पुरस्कार के लिए चयनित राजस्थान के 4 विभूतियों में नंबर 1 पहला है मूलचंद लोढ़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से रटेंगे। पहला पद्मश्री विजेता मूलचंद लोढ़ा, दूसरा पद्मश्री विजेता लक्ष्मण सिंह, तीसरा अहमद हुसैन और चौथा मोहम्मद हुसैन। इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। तो 4 लोग मूलचंद लोढ़ा, लक्ष्मण सिंह, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। सवाल ये हो सकता है निम्न में से किसे दिया गया है, इनमें से 3 देकर उपयुक्त सभी हो सकता है। निम्न में से किसे नहीं दिया गया, 3 इनमें से देकर चौथा कोई और हो सकता है। तो देखो ये चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अलग से इसको रटेंगे, अलग से रटेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें चारों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इनके संबंध में या इनका जो कार्य क्षेत्र है वो देखेंगे, क्या देखेंगे, देखते समय मूलचंद लोढ़ा जो है वो मूलतः डूंगरपुर के हैं। क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता। इनके क्षेत्र भी देखेंगे, मूलचंद लोढ़ा सामाजिक कार्यकर्ता, कहां के, डूंगरपुर के, पहला। दूसरा है जयपुर के लपोड़िया गांव के लक्ष्मण सिंह, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक क्षेत्र के लिए ये भी सामाजिक कार्यकर्ता। तो देखो मूलचंद लोढ़ा को सामाजिक कार्य के लिए, जयपुर के लक्ष्मण सिंह को सामाजिक कार्य के लिए। फिर बच गए इनमें, इन दोनों को संयुक्त दिया गया है हुसैन बंधु के नाम से। किसको जानते हैं, उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन। इन दोनों को संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में दिया गया है। तो कला के क्षेत्र में उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन को कला के क्षेत्र में दिया गया है। इन दोनों बंधुओं ने देखो गजल और कव्वाली गायकी के लिए मशहूर जयपुर के हुसैन बंधुओं को साल 2, ये दोनों जयपुर के हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी 2000 में मिल चुका था। ये कोई बड़ी बात नहीं है, केवल ये ध्यान रखना है हुसैन बंधु, हुसैन बंधु का मतलब मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन किससे संबंधित है, कला से। कला में क्या करते हैं, गजल और कव्वाली गायकी। तो इस प्रकार इन चारों लोगों को किसके लिए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार ये एक वीडियो मैंने आपको और बता दिया है। ये इस वीडियो में सारे सवाल इतने इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैंने बताया, आप साइड में नोट करेंगे। नेक्स्ट चर्चा जो है अपन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।